अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत इस वक्त बज़ाहिर तीन मतवाजी कहानियों में तकसीम हो चुकी है। एक कहानी सड़कों पर है, एक जेल की दीवारों के अंदर है और एक बंद कमरों में खामोश मुज़ाकरात की सूरत में। कल एक मरतबा फिर इमरान खान से उनके अहले खाना की मुलाकात नहीं करवाई गई और उसके खिलाफ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने वाली खवातीन, जिनमें इमरान खान की बहनें भी शामिल थीं, उन पर वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती पीछे धकेला गया, गिरफ्तारियां हुई और धरना ताकत के जोर पर ख़त्म कर दिया गया। इसी पसे मंजर में इमरान खान के बेटों कासिम अली खान और सलमान खान का जनवरी में पाकिस्तान आने का ऐलान सामने आया है। ये महज एक ख़ानदानी मुलाकात का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा सियासी लम्हा है जो हुकूमत और पीटीआई तीनों के लिए दबाव बढ़ा देगा। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकातों में रुकावट, ये इल्ज़ामात अगर आलमी मीडिया में मज़ीद गहरे हुए तो पाकिस्तान के सियासी और सफारती माहौल पर उसके असरात नागुज़ीर होंगे। इधर अपोजिशन इत्तेहाद 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जमात इस्लामी, JUI और दीगर जमातें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में है। सवाल यह है कि क्या ये इत्तेहाद सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहेगा या वाकई किसी बड़ी सियासी तहरीक की बुनियाद रख पाएगा, और क्या हुकूमत इस मुमकिन दबाव को इंतजामी इक़दामात से रोकने की हिकमत अमली अपना पाएगी या नहीं। और अब सबसे पेचीदा मगर फैसला कुन पहलू, मफाहमत। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के बाद साबिक रहनुमा एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से बातचीत की कोशिशों में मसरूफ है। कोट लखपत जेल में कैद क़यादत मुज़ाकरात के हक में है और ओवरसीज सरमायाकारी का लालच भी मेज़ पर है, मगर इमरान खान वाज़े तौर पर सड़कों की सियासत पर कायम है, मज़ाहमत करना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या पार्टी दो बयानियों में बढ़ती जा रही है? क्या ताकत, एहतजाज और मुफाहमत, इन तीनों के बीच कोई काबिल कबूल रास्ता निकल सकेगा, या पाकिस्तान एक और तवील सियासी तातुल की तरफ बढ़ रहा है? इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार एयाज अमीर साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ स्नो राउंड अप में। एयाज साहब, सबसे पहले कल रात की बात करते हैं, जिस तरह से इमरान खान की बहनों समेत खवातीन कारकुनान पर वाटर कैनन इस्तेमाल करके उन्हें अडियाला जेल के बाहर से मुंतशिर किया गया और मुसलसल दूसरे हफ्ते इमरान खान से अहले खाना की मुलाकात नहीं करवाई गई। हुकूमत ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि अब मुलाकातें नहीं होंगी। आपके ख्याल में जेल मुलाकातों का सियासी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल करना किस हद तक खतरनाक रवायत है? देखिए, उससे देखना ये चाहिए कि इससे हासिल क्या हो रहा है। जो कर रहे हैं, जो सरकार है जो कर रही है, वो हासिल क्या करना चाहती है, और अगर कुछ हासिल करना चाहती है तो उसमें ये कामयाब हो रही है। क्या जो कैदी हैं, जो हमारे मखसूस कैदी हैं, जिनकी मुलाकात के लिए वहां पे लोग हर मंगल को जमा होते हैं और मिलने की कोशिश करते हैं, क्या उनकी अवामी पजीराई में कोई कमी आ रही है? क्या उनकी सियासी अहमियत में कोई कमी आ रही है? क्या उनका सपोर्ट टूट रहा है? क्या उनके जो साथी हैं उनको छोड़ रहे हैं? तो फिर आप क्या हासिल कर रहे हैं? खामखा की टेंशन सरकार ने अपने लिए बनाई हुई है। अब ये जो है वो अडियाला रोड को, वो जो पानी वगैरह छोड़ा जाता है, उससे पहले सड़क बंद करनी पड़ती है, तालीमी इदारे बंद करने पड़ते हैं, पेट्रोल पंप जो हैं उनको बंद कर दिया जाता है। वो मतलब वहां पे एक खौफो हरास का आलम उस सड़क पे, और बेचारे वहां के जो मकीन हैं उनके लिए वो सूरत हाल बनती है। फिर आप जब ये वाटर कैनन, और अब तो इस बार तो उससे कोई क्या आपकी नेकनामी हो रही है, सरकार की नेकनामी में इजाफा हो रहा है, लोग क्या अच्छा समझ रहे हैं? तो ये जो टेंशन है, एक तो है, देखिए बड़ी जंग ये है कि हमारी जंग इमरान खान से है कि या वो है या हम में चलें, वो तो बात समझ आती है। पर ये जो छोटी छोटी चीजें, उसके लिए आप अपने लिए एक प्रॉब्लम्स ना कहिए, पर एक नफ्सियाती माहौल बना रहे हैं जो आपके फायदे में नहीं है। सर, वो कहते हैं कि जैसे वो बाहर निकलते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सियासी बात करते हैं, एक सख्त और मज़ाहमती बयानियां वो बाहर लेकर आते हैं, जिससे निज़ाम के लिए बड़ा ख़तरा कोई है या कोई उससे इंतशार फैलने का खदशा होता है, इसलिए हम मुलाकातों पर पाबंदी लगाते हैं। आप इस दलील को किस तरह देखते हैं? भाई देखिए, आप इसको एक सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें
जो उनके रिश्तेदार हैं और इस इंस्टेंस में उनकी जो बहनें हैं या जो उनके वकला हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि पूरे बार काउंसिल के मेंबरान की मुलाकात हर हफ्ते इमरान खान से होनी चाहिए, पर जो उनके उन पर केसेस तो बने हुए हैं ना, बहुत सारे मुकदमात हैं, उनको क्या कानूनी मशवरे की जरूरत नहीं है? ये उनका हक नहीं है? और फैमिली मेंबर्स जेलों में तो जो सजाए मौत के कैदी होते हैं, जिनको मौत का फैसला सुना दिया गया होता है, उनका हफ्ते में एक बार मुलाकात होती है। ये जेल मैनुअल, इट इज जेल के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक है। ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात तो नहीं है। सर, माजी में भी क्या जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ को आमरीत के द्वार में भी क्या इस बुनियाद पर अपने अहले खाना से मुलाकात से रोका गया? नहीं, कभी नहीं। जब जुल्फिकार अली भुट्टो थे यहाँ पे पुराने पिंडी जेल में मुलाकातें होती थी, बेगम नुसरत भुट्टो आती थी, बेनजीर भुट्टो आती थी। तो फिर सर इस हुकूमत को किस बात का खदशा है? देखिए, ये खामखा का ये जो बात होती है ना कि छोटी छोटी चीज को आप अपनी चिड़ बना लें, आप अपनी जिद बना लें। हुकूमतें ऐसे सिर्फ ये नहीं, जो हुकूमतें होती हैं ऐसे माइंडसेट डेवलप कर लेती हैं, ऐसे सिचुएशन में पड़ जाती हैं, छोटी छोटे मार्कों को बड़ा महाज समझ लेते हैं, उसमें उनकी तवानाइयां सर्फ होती हैं, उसको इज्जत और बेइज्जती का मसला बना लिया जाता है। और सरकार के लेवल पर, गवर्नमेंट्स के लेवल पर ऐसा माइंडसेट जो है, ऐसी गुफ्तगू जो है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अच्छे बुरे की बात कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके फायदे में क्या है और आपके नुकसान में क्या है, आप इससे हासिल क्या कर रहे हैं, सवाए नीडलेस, गैर जरूरी टेंशन के, हेजान के। बिल्कुल, आप ये तासुर को तकवीयत दे रहे हैं कि सवाए उस मखसूस कैदी के और कोई मसला यहाँ पे है ही नहीं। दिन रात वुज़रा लगे हुए हैं। मतलब सर पूरी सियासत ही उसके इर्द गिर्द, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आप उसको इरेलेवेंट कर दें, ना उनको इतनी इंपॉर्टेंस दें, ये सब करके तो आप खुद इंपॉर्टेंस देते हैं, रोज हेडलाइंस का हिस्सा बन रहे हैं और हम डिस्कशंस कर रहे हैं। इससे फायदा किसको पहुंचा था? क्योंकि जिक्र जो था वो सिर्फ एक ही था, जिक्र इमरान था। जिक्र इमरान से आप शुरू हुए, जिक्र इमरान पर आपने अपनी बात खत्म की। वो आदमी जिसकी कोई रसाई मीडिया तक नहीं है, जिससे कोई सहाफी नहीं मिल सकता, अब तो रिश्तेदार भी नहीं मिल पा रहे कुछ अरसे से, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिसिटी, इतनी बड़ी वो एक सुर्खियां, इतनी बड़ी खबर आप बना देते हैं। अच्छा, ऐसा इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने जनवरी में पाकिस्तान आने का ऐलान किया है, क्या आप इसे महज खानदानी मामला समझते हैं या ये हुकूमत के लिए एक नया इखलाकी और सियासी इम्तिहान बनने जा रहा है, खासतौर पर इस तनाजुर में कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है और उनके आने की हाइप अपनी सतह पर भी होगी? क्या इससे पीटीआई को एहतजाजी सियासत में कोई नई जान पड़ सकती है? एहतजाज का कई तरीके होते हैं, सिर्फ एहतजाज का तरीका ये नहीं होता कि आप लोगों को सड़कों पर ले आए। अब ये जो दो बेटे हैं या कोई और, या जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा है यूएस में, यूरोप में, फलाने में, वो वहां पे बात कर सकता है, वो एक इशू बन जाता है। अभी हालिया दिनों में कांग्रेस के 35 से 40 मेंबरान ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खत नहीं लिखा कि पाकिस्तान में बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है और इमरान खान का जिक्र उसमें नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि 35-40 कांग्रेसमैन वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो एहतजाज के और तरीके हैं। सर, अब करना तो ये चाहिए, बेटे हैं जी, बेटे हैं, उनका हक नहीं है बाप से मिलना, आपको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, मुलाकात कर देनी चाहिए। अब ये मैं कल एक गवर्नमेंट स्पोक्समैन है, बड़ी वो अंग्रेजियां बोलते हैं, वो शायद तर्जुमान प्राइम मिनिस्टर के हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, डिनाई कर रहे थे कि नहीं कोई मीटिंग्स नहीं, कोई मीटिंग्स पे बंदिश नहीं हुई, कोई उस पे ये नहीं हुआ, मतलब खामखा की बात जो मानने वाली नहीं है।
बिल्कुल। सर, दूसरा, अगर हम देखें मुल्क के अंदर भी तो बयानात की हद तक तो हम देख रहे हैं एक तहरीक मौजूद है, मगर अमली तौर पर ऐसी कोई बड़ी अवामी मज़ाहमत सामने नहीं आ सकी जो हुकूमत के लिए परेशान कुन साबित हो सके। अब अगर हम देखें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपके ख्याल में अगर अपोजिशन वाकई मुत्तहिद हो जाए तो क्या कोई ऐसी तहरीक जन्म ले सकती है जो हुकूमत को चैलेंज दे सके? देखिए, ऐसे कोई प्रिडिक्शंस कभी भी नहीं आप बना सकते कि ऐसे मूवमेंट बनेगी नहीं बनेगी। मूवमेंट्स जब बनती हैं तो कई अवामल होते हैं, कई टाइम लगता है और होता है, पर ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इन्हीं से, इन कतरों से बारिश आती है। लेकिन ये कोई कंप्यूटर का खेल नहीं है कि आप कहें कि ये मैंने दबा दिया तो ऐसे मूवमेंट पैदा हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। पर एक सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए बनी तो हुई है। देखिए ना, आप इमरान खान का क्या करेंगे? 2 साल में 3 साल में इलेक्शन तो होने हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर फॉर्म 47 का जादू चलाएंगे, फिर वही चीज होगी। प्रोलॉन्ग टेंशन की मुतहम्मिल कोई हुकूमत नहीं हो सकती। फिर और बात है, आपके पास केजीबी हो, आपके पास एनकेवीडी हो, और उसके वो जो है वो एक खास कॉन्टेक्स्ट होता है, या तो वो हो, फिर तो ठीक है बात। तो फिर सर क्या पर ऐसे हमारे तो जैसे फिर मुल्क आपके में ख्याल में क्या हल निकल सकता है? क्योंकि अभी तो ऐसे ही लग रहा है दोनों तरफ से कि बस ना इधर कोई पीछे हटने को तैयार है, ना दूसरी पार्टी पीछे हटने को तैयार है, ना, कोई एक कदम पीछे जाने को तैयार नहीं है। एक काउंसिल, स्टैग्नेट मतलब सिचुएशन बनी हुई है। समझदारी प्रिवेल करनी चाहिए, समझदारी प्रिवेल करनी चाहिए दोनों तरफ से। पीटीआई के लिए भी तो मुश्किल चीज है ना, जो लीडर अंदर है, कई लोग जो हैं जेलों की वो जो है सेंटेंसेस काट रहे हैं, मुकदमात चल रहे हैं, दबाव है, सप्रेशन है, तो पीटीआई के लिए ये आइडियल मिसाली सूरत हाल तो नहीं है। कुछ यहां से सोच विचार करना चाहिए कि किन चीजों से हम परहेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल जो उनकी बहनें हैं इमरान खान की, वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। आपने देखा होगा कि वो कोई गैर जरूरी बात नहीं करती, अपने भाई के दिफा में बात करती हैं, वह अडयाला जेल के सामने आती हैं, वो तकलीफ और वो जो है सर्दी रात वो सारा बर्दाश्त करती हैं, लेकिन वो गैर जिम्मेदार किस्म के बयानात कि हम ये कर देंगे, हम ईंट का जवाब सर पत्थर से यही तो देंगे, प्रॉब्लम। लेकिन सर जो दूसरी जो जमात बैठी है, जिनका ये काम है, जिनकी वजह से उनको वोट मिलेगा अवाम के, इमरान खान साहब की रिहाई एक वन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो उस तरह का मोमेंटम नहीं बना सके। अभी हम देख रहे हैं कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर भी। जो मेन लीडरशिप है वो मफाहमत की बात कर रही है, वो नहीं चाहती कि कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन हम सूबाई जो उनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं तो वो तो वही बातें हो रही हैं, कफन बांध के आएंगे, आज़ादी लेकर जाएंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे, वज़ीर आज़म हाउस पे चढ़ाई कर देंगे। इस तरह के बयानात वुड दे हेल्प कोई उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में? बल्कि आप हुकूमत को मजीद एक रीजन दे रहे हैं। देखिए, वो जो जिस सूबे की आप बात कर रही हैं वहां का एक मखसूस माहौल है, वहां के लोग जो हैं उनका एक मखसूस मिजाज है, वहां उनका ये उनकी थर्ड हुकूमत है। वहां पे जो हमारे मखसूस कैदी है उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो वो जो वहां के लोग हैं एक जबान में बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं वो अली अमीन गंडापुर वाले नाटक तो नहीं कर रहे ना। कोई वहां से चढ़ाई जो है इस्लामाबाद पे या जो नवंबर 26 या ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई। वो नौजवान आदमी लेकिन अभी रिसेंटली उनका बयान थोड़ा मिलता जुलता आया था वैसे सर, कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे। पर एक बात सुने, एक सूबे का वो चीफ मिनिस्टर है, वो अपने लीडर को मिलना चाहता है 8-9 बार 7-8 बार वो वहां पे अडयाला जेल के बाहर बैठा रहे, उसे मुलाकात कराने में क्या खर्च है, क्या मुजायका है, प्रॉब्लम क्या होगी? अगर वो मिल लेते हैं उससे तो टेम्परेचर लोअर होगा। एग्जैक्टली और हुकूमत को इससे डर क्या है? अगर मतलब इफ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल तो मिलने दे, इनको भी मिलने दे, उनको भी मिलने दे। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो वाज़ेह सर इशारे दिए जा चुके हैं। देखिए ना, आप जो तासुर फिर खुद पैदा कर रहे हैं कि हर चीज कंट्रोल में नहीं है, कि हम छोटी छोटी चीजों से घबरा रहे हैं। ये जो नहीं, हमने चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने देना, क्यों? इससे तो लगता है कि आप में इतना एतमाद नहीं है। सर हुकूमत तो यहाँ तक कह रही है कि पीटीआई ने अगर इंतशार की कोशिश की तो फिर हम पार्टी को भी बैन कर सकते हैं।
गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। भाई ये इस ऐसी गुफ्तगू से, ये जब हमारे देहातों में भी जब ऐसे गुफ्तगू कोई करता है तो हम कहते हैं कि इसका जो हौसला है जवाब दे रहा है। जो हौसले में होता है वैसी बातें नहीं करते, वो खामखा की धमकियों की जबान इस्तेमाल नहीं करते। कमजोर आदमी धमकियों पर आते हैं। जो अपने में कॉन्फिडेंट हों वो तो बड़ी धीमे। आपने देखा है ये माफिया की मूवीज, वो जो माफिया डॉन होते हैं कभी चला के बोलते हैं, वो तो बड़े धीमे 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 अंदाज से बोलते हैं। वो एक एतमाद की निशानी होती है। बिल्कुल। सर, एक और भी डेवलपमेंट साथ साथ चल रही है। तहरीक इंसाफ के बाद साबिक रहनुमाओं, जिनमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल शामिल है, उन्होंने मफाहमत की कोशिशें थोड़ी तेज़ कर दी हैं। वो कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब से और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद अब हुकूमती वज़रा से भी राब्ते में है। आपके ख्याल में क्या ये मफाहमती कोशिशें कोई अमली रास्ता निकाल सकती हैं, या फिर आपको लगता है कि ये फिर वो जो -1 की जो एक स्टोरी, एक आइडिया फ्लोट किया गया था, ये शायद उधर को जा रही है? नहीं नहीं, -1 वाली तो मतलब वो एक कहानी, वो तो एक अफसाना है, वो ऐसे हो ही नहीं सकती। जिन शख्सियात, मोतबर शख्सियात का आपने नाम लिया है जी, वो क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर हो गए, वो थोड़े से दागदार शख्सियतें हैं। उन्होंने क्या यहाँ पे इफाम तफहीम यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन में ये है कि या एक साइड हथियार डाल दे या दूसरी साइड हथियार डाल दे। सरकार की तरफ से तमाम सख्तियां खत्म हो जाएं और इमरान खान जो हैं झुकने पे तैयार हो जाएं। आप क्या कुछ समझता है कि वो झुकने पे तैयार हो गए? झुकने पे आते तो 2.5 साल क्यों अंदर रहते? पहले ही वो कर लेते, पहले ही को कह देते कि मेरी प्लेटलेट्स में कमी आ रही है और डॉक्टरों से मुआयना करने की जरूरत है ताकि मेरा तिब्बी इलाज जो है वो लंदन से नो रिटर्न की जानिब आ गए हैं ना। क्या क्या कह रही हैं? मैंने कहा सर, फिर तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ आ गए हैं हम लोग। तो है ना ये तो भाई, जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करती हैं तो वो मुश्किल किसके लिए होती है? जमात तो सह रही है, पीटीआई ने और क्या सहना है? उसके साथ जो होना था ये पिछले 2 सालों में हो चुका है, उससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। नुकसान तो हुकूमत को हो रहा है। भाई देखिए, हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इमरान खान एक प्रॉब्लम है, पर केपीके में प्रॉब्लम नहीं है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। मईशत क्या आप समझते हैं कि ठीक है? ग्रोथ हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, गरीबों की भलाई हो रही है, ये आप क्या वाकई समझते हैं? मतलब हमारे रियासती मशीनरी को, रियासत को क्या लान तान की जबान से लोग नहीं करते, तज्जिया नहीं करते कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना चीज नहीं है, वहां पे कोई ध्यान नहीं है। क्या क्या जो है? हाँ, सर, ये उनको यू थिंक ये रियलाइजेशन है? क्योंकि अब जिस तरह हम देख रहे हैं, फैज हमीद साहब को सजा सुनाई गई है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इदारे की जानिब से ये खुद एहतसाबी की मिसाल करार दी जा रही है। मुबसरीन ये भी कह रहे हैं और इट्स जस्ट रिटन ऑन द वॉल कि फैज हमीद को सजा हो सकती है, तो फिर 9 मई और दीगर मामलात में ये चार्जशीट आगे चलकर इमरान खान पर भी लागू हो सकती है। अब आपको लगता है मतलब हालात मजीद खराब ही हो रहे हैं? ये रियलाइजेशन तो आप बात करके इमरान खान पर हो सकती है जी। इमरान खान पर क्या चीज लागू नहीं हो चुकी है? हर चीज लागू है उन पे, अंदर है वो, बाहर तो नहीं है। कोई और चार्जशीट लग जाएगी तो क्या वो डबल कमरे में आ जाएंगे? एक ही कमरे में रहेंगे ना जिसमें वो रह रहे हैं। और उनके साथ क्या होगा? उन पे तो हर चार्जशीट, हर इंडाइटमेंट हो चुकी है इमरान खान पे। 14 और आप बना लें, मई 9 के हवाले से आप बना लें। मई 9 भी अपनी जिनको सजा देनी थी, ये यास्मीन राशिद वगैरह जो हैं, जो लाहौर में कईयों को सजा है, कईयों को मुकदमा चल रहे हैं, तो और आप क्या करेंगे? तो ये जो है, ये तो हुकूमत को ऐसी चीजें डिफ्यूज करना सिचुएशन को, ये हुकूमत का काम होता है। आपके हाथ में अथॉरिटी है, आपके हाथ में लीवर्स ऑफ अथॉरिटी, लीवर्स ऑफ पावर हैं। आप ढील दे सकते हैं, आप सख्ती कर सकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कितने महाज, पाकिस्तान कितने महाजों पे लड़ेगा? हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, टीटीपी है, बीएलए है, बलूचिस्तान है, मईशत है, और एक इमरान खान का वो महाज खुला हुआ है।
सियासी अदम इस्तेहकाम है, बिल्कुल। सर, अब पाकिस्तान की सियासी तारीख के आप एनी शाहिद रहे हैं, क्या माजी में भी कभी इस तरह की पोलराइजेशन देखी है आपने, जहां एक निज़ाम बज़ाहिर जमहूरी हो मगर खुद यहाँ के वफाकी वज़रा इसे हाइब्रिड कहने पर मजबूर हो? देखिए, यहाँ पोलराइजेशन हमारी तारीख है, क्योंकि हम नॉन डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक रूट्स इख्तियार करते रहे हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन अयूब खान के जमाने में पोलराइजेशन थी, ज़ियाउल्लाह के जमाने में पोलराइजेशन थी। जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जो सियासी म्यूजिकल चेयर्स और खिचड़ी बनी थी, हमने ये तो कल की बात है ना, दिसंबर 16, हमें सोचना चाहिए ना हम कहाँ जा रहे हैं। पहले फैसला कर लें कि यहाँ पे सीखने वाले, तो बस पहले ये हम नहीं फैसला कर पा रहे कि यहाँ पे हुक्म चलाना किसने है। हम सिंगापुर बन गए, हम कोरिया साउथ कोरिया बन गए हों, फिर तो ठीक है। क्या हमने अपनी हालत कर ली है इस मुल्क की, और फिर वो हम आजमाई जा रहे हैं वही तरीके कि नहीं, जबरदस्ती सख्ती दबा दें, आइन नहीं आइन में नहीं है, आइन वही गलतियां बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार एयाज अमीन मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत इस वक्त एदाद और शुमार, दावों और आलमी अंदाजों के एक दिलचस्प मगर हसास दौर से गुजर रही है। एक तरफ हुकूमत है जो 2023 तक बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ दोहरा रही है, और दूसरी जानिब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो निस्बतन मोहतात अंदाज में ये पेशगोई कर रहा है कि पाकिस्तान की बरामदात इसी अरसे में तकरीबन $46 अरब तक पहुंच पाएंगी। ये फ़र्क सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि एतमाद, रफ्तार और पॉलिसी के नताइज का इम्तिहान भी है। दाखिली सतह पर कुछ फैसले भी सामने आए हैं जिन्हें रिलीफ और इस्लाह दोनों के तनाजुर में देखा जा रहा है। स्टेट बैंक ने तवील वक्फे के बाद शरह सूद में कमी करके ये इशारा दिया है कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के दौर में नरमी की गुंजाइश पैदा हो रही है। दूसरी जानिब बिजली की कीमत में फी यूनिट कमी का इम्कान आम सारिफ के लिए वक्ती सही मगर एक मुस्बत नफसियाती पैगाम जरूर है कि तवनाई के शोबे में लागत का दबाव मुकम्मल तौर पर बेकाबू नहीं। इसी माहौल में सोने की कीमतों में इजाफा इस बात की अलामत भी है कि सरमायाकार अब भी गैर यकीनी सूरत हाल से पूरी तरह मुतमईन नहीं और महफूज असासों की तरफ देख रहे हैं। ताहम इलाकाई सफारतकारी और तजारत के महाज पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तजारत को $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ एक अहम पेशरफ्त है जो सरमायाकारी, तवानाई और सनत के शोबों में नए दरवाजे खोल सकता है। आलमी अदारे पाकिस्तान की मईशत को किस नज़र से देख रहे हैं? हुकूमती दावे कितने काबिले अमल हैं? क्या 2025 वाकई माशी की तरफ दुरुस्त कदम साबित हो रहा है या नहीं? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। खाकान साहब, IMF और हुकूमत के बरामदाती अहदाफ में तकरीबन $14 अरब का फ़र्क है। क्या ऐसे हालात में हम हुकूमत के इन दावों पर यकीन कर सकते हैं जो कह रहे हैं कि मईशत संभल रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं? तो शजिया साहब, इस सारे फ्रेमवर्क को इस तरह समझना चाहिए कि 28 माह पहले पाकिस्तान की जो रिजर्व्स की पोजीशन 3.5-4 अरब डॉलर पे थी, बैरूनी खसारा चल रहा था, अंदरूनी खसारे चल रहे थे। एक IMF की एंगेजमेंट होती है, वो एक ICU का डॉक्टर है या लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। उस एंगेजमेंट से एक स्टेबिलिटी आ जाती है। ये एक कॉमन चीज है, ये एक रिसर्च भी हमें यही चीज बताती है, तहकीक भी हमें यही चीज बताती है कि मुल्कों में जब भी IMF की एंगेजमेंट होती है तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसका मतलब ये है अफरात ज़र कम हो गई है, पाकिस्तान का बैरूनी खसारा संभल गया है, अंदरूनी खसारा टैक्स लगा के संभल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्सपोर्ट के सुखम हैं वो ठीक हो गए हैं। खाली इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से, जो कि अगेन मैक्रो स्टेबिलिटी का आंसर है, एक्सपोर्ट ठीक नहीं होती। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के जो मसाइल हैं वो प्रोडक्टिविटी, पैदावारी सलाहियत के हैं, वो IMF हल नहीं कर सकता या कोई भी मल्टीलैटरल हल नहीं कर सकता। वो टैक्सेशन के उस निज़ाम के हैं जो कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स को टैक्स कर रहा है और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को छोड़ रहा है।
और इसी तरह अब तो हमने ये देखा है कि जो इवन फूड ट्रेड है वो सरप्लस थी लास्ट ईयर, वो फूड ट्रेड भी 1.4 बिलियन डॉलर्स नेगेटिव हो गई है पहले 5 माह में इस साल के। सो इससे आपको क्या दिखाई देता है कि अगर आपने थोड़ा सा पिकअप भी किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप में ऑन दी आईटी साइड, आपकी कई वीकनेसेस हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का अभी जो लास्ट मंथ का डेटा सामने आया है नवंबर का, वो 2.28 बिलियन डॉलर है। ये 28 माह की जिसे कहते हैं ना सबसे कम तरीन सतह है। ये है इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान का फ्रेमवर्क। Export led growth is a story that needs to be written, but it has to be well thought through if you want to write that story. बिल्कुल, क्योंकि अगर 2030 तक बरामदात 46 अरब डॉलर ही पहुंच पाती हैं तो क्या पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट मुस्तकिल दबाव में रहेगा? और आप क्या समझते हैं कि मौजूदा साल 2025 में जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज रही हैं वो काबिल कबूल थी जिसको हम सही सिमत में जाना कह सके? क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले ही IMF ने खुद भी कहा कि जनाब आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ एलीट कैप्चर पॉलिसीज हैं। अब दोबारा हम इस बात का अहाता करें तो जो पॉलिसीज होती हैं जो मुल्क को स्टेबलाइज करती हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं टैक्सेशन के, डिमांड को तोड़ने के। इस तरह की पॉलिसीज फंड दुनिया भर में इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान में भी एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी जो है एट अ वेरी हैवी प्राइस जो है वो रिस्टोर हो गई है। पर ये क्या एक्सपोर्ट इरोजन या रीबिल्ड कर सकते हैं पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस को? स्टेबलाइजेशन अकर हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है। ये एक वक्त और स्पेस मिल गया है आपको। क्या आपने अपने एनर्जी सेक्टर को इतना एफिशिएंट बनाया है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आए? क्या आपने अपने रेगुलेटरी निजाम में कोई खातिर खा तब्दीली कर दी है जिससे बिजनेस आसानी से हो? क्या आपने पाकिस्तान की जो SMEs हैं उनको ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनाने के लिए कोई कनेक्टिविटी कर दी है? दीज आर हार्ड कॉल्स, दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स। पाकिस्तान के लिए 46 अरब डॉलर की 2030 तक एक्सपोर्ट करना, कंसिडरिंग कि अभी जैसे मैंने कहा कि पिछला माह जो है वो ऑन द लोअर साइड गुजरा है, इज स्टार्टिंग टू लुक डिफिकल्ट। बट टाइम और स्पेस अच्छा है, इन कनेक्टिविटी दुनिया के साथ भी अच्छी है। अब अगर ये सारी सर्जरीज करेंगे तो मैं जरूर मान सकता हूं कि हम वहां आ खड़े होंगे। बिल्कुल। और सर गुज़श्ता दिनों स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी 0.5% कमी की है। क्या इस इक़दाम को एक बेहतर कदम कहा जा सकता है और इंडस्ट्रीज के लगने और सरमायाकारी के लिए कुड दैट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी? शर्जिया देखें, इसको इस तरह समझें कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो लीड करती है कि आपकी इन्फ्लेशन अगर 5-7% पे है तो आप अपने पॉलिसी रेट को 10-10.5% पे ला सकते हैं। आप 10.5 पे ले आए हैं, 22 से चले थे। ये वर्किंग कैपिटल और मार्केट सेंटिमेंट इन दो चीजों को बेहतर कर सकता है। बट अगर आप कहें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में डोमेस्टिकली एक्साइट कर देगा, दैट समथिंग इज डिफिकल्ट। बिकॉज जो दिखाई दे रहा है वो तो ये है कि राइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस इवन फूड पे है, हाई एनर्जी एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट्स। अब ये दो चीजें, फिर इसी तरह आप ये देखिए कि जो हमारा पूरा एक जिसे कहेंगे ना फ्रिक्शन फील्ड, यानी कि ट्रांजैक्शन आसान नहीं है मुल्क में, उनको बनाने का निजाम। पाकिस्तान की मॉनेटरी ईजिंग विदाउट एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, दिस इज द डीपर स्टोरी, कैनॉट डिलीवर एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। वो क्या सेक्टर्स होंगे जिनमें ये सब कुछ होगा? उन सेक्टर्स के रिफॉर्म क्या होंगे? कौन से इंस्टीट्यूशंस उनके रिफॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? आई थिंक इस पैराहे में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको इसको देखना चाहिए। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि शायद हुकूमत कोशिश कर रही है कि अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे। अभी बिजली की फी यूनिट कीमत में भी कोई 72 पैसे की कमी की गई है। क्या इस तरह के मामूली से रिलीफ मिलने से अवाम पर जो महंगाई गुर्बत का जो बोझ है उसमें कोई कमी आ सकती है? So let's look at it this way, right? एक तो सबसे बड़ा रिलीफ जो पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में आ रहा है वो आ रहा है कि दुनिया में तेल की कीमत $60 पे चली गई है। Running Pakistan at $60 is a much more comfortable story external front पे, यानी कि हमारे एक्सटर्नल खसारे को संभालने के लिए, compared to running Pakistan at $90 a barrel oil internationally. Why? Because ये एनर्जी में भी फीड करता है, लॉजिस्टिक्स में भी फीड करता है, पूरी इंडस्ट्री में भी फीड करता है। अब इस चीज को इस तरह समझिए कि ये एक सिंबॉलिक रिलीफ तो जरूर है, पर क्या हम चूंकि रीजनली कंपेटिटिव नहीं है, एफिशिएंसी में कंपेटिटिव नहीं है,
इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं अपनी एनर्जी में। इंपोर्ट बिल में $25 अरब तो एनर्जी का ही है, सबसे बड़ा कंपोनेंट एनर्जी का है। सो अगर वन ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट जो होती है कैन नॉट काउंटर जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, जो ट्रेड इम्बैलेंस से आ रही है, और जो वीक डोमेस्टिक सप्लाई है इस वक्त वो बन गई है बिकॉज कुव्वते खरीद टूटी है। अब इस सब को रिवर्स करना, इसीलिए पाकिस्तान एक बड़ी हाई कंजम्पशन सोसाइटी है। अब इसको समझे, 94% हमारा कंजम्पशन रेट है। क्यों है? बिकॉज लोग सेव नहीं करते, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। सेविंग पाकिस्तान की कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मच लोअर, इसीलिए इन्वेस्टमेंट लोअर है। ये एक असल साइकिल है जिसको ठीक करना है। अब हम शजिया ये गुफ्तगू ही इसलिए कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी तो आ गई, 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास हैं, उसने वो इंस्ट्रूमेंट यूज किए, पर ये जो सारी बातें हैं इनको जब तक हल नहीं करेंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। और जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कॉमर्स की, इंडस्ट्री की, प्रोडक्शन की, और सर वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात की जाती है, आई थिंक वी नीड टू इंट्रोड्यूस दोज एज वेल। हमारे ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आज एक पॉलिसी आ गई है, कल उसको खत्म करके दूसरी ले आते हैं। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं दैट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने अभी बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल लिखा है और एग्जैक्टली उसमें मैंने ये कहने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में तवातर से हम कंफ्यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स को पॉलिसीज से। हम शायद कहते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट लगा लिया तो ऐसा लगता है कि देखें कुछ बेहतरी हो रही है। सीपेक के अंडर 11,000 मेगावाट एनर्जी लग गई। अब हमने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए कि देखें ये प्रोजेक्ट्स आ गए, बट एनर्जी का सर्कुलर डेट तवातर से जनरल मुशर्रफ 100 अरब रुपए का छोड़ के गए थे, आज 1600 का है, और 3,300 अरब रुपए का इसके अलावा गैस सेक्टर में है। पावर 1600 और ये 3,300, यानी कि 5,000 से ऊपर। पर आप ये कहें कि हमने प्रोजेक्ट्स लगा लिए, प्रोजेक्ट्स को पॉलिसी से कंफ्यूज ना करें। पॉलिसी साजी एक डीपर आंसर है, वो रिक्वायर्ड है, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। पॉलिसीज का मतलब है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को आप तब्दील कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है, कंपेटिटिव मार्केट बन रही है, डीरेगुलेट हो रहा है। छोटे छोटे जिसे कहेंगे आपको आइडियाज हैं कि जिसमें आप बहुत सी जैसे आप फोन 4 लोगों से ले सकते हैं मोबाइल, इसी तरह बिजली में भी ये कंपटीशन आ जाए, जो हमारी जनरेशन प्लांट्स हैं वो निकल जाएं। ये स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है। प्रोजेक्ट्स को कभी भी स्ट्रक्चर से ना वो करें। अभी भी हम प्रोजेक्ट लेड इकोनॉमी है। ये एक ब्रिक्स एंड मॉर्टर की थ्योरी हुआ करती थी 1960 की कि हम ब्रिक्स एंड मॉर्टर क्रिएट करें। अब जो इंस्टीट्यूशनल एम्बियंस है या पॉलिसी की एम्बियंस है वो ऑलवेज एक मुश्किल चीज है, और वो चूंकि इस तरह आप शोकेस नहीं कर सकते, सो एवरीवन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डू। एंड टेक्निकली आल्सो यू नीड टू रियली बिल्ड कैपेसिटी विदिन द मिनिस्ट्रीज, विदिन द डिविजन्स and at the federal and the provincial level to achieve this। ये आपने बहुत खूबसूरत बात सामने रखी है। इसमें तो मैंने पूरा एक आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा है रिसेंटली। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, हम एक और भी देख रहे हैं, सोना वो वाहिद वो चीज है जिसकी कीमत बराह रास्त हर शहरी पर कहीं ना कहीं असर करती है, और गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, महंगाई की जानिब गया है। आखिर दुनिया भर में ये सोने की कीमत में इजाफा होने के पीछे क्या मुहर्रिकात है? So, you know, all the women love gold and many men want it as a store of value. अब हुआ ये है कि जब कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं, I think I'm one of those who don't really like gold. तो Very few. So जो दुनिया में लोग हैं जो स्टोर ऑफ वैल्यू बनाते हैं या अपनी क्रिएट करते हैं, उनको एक फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबसे पहली चीज हुई। नंबर 2, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, जियोग्राफिकल अनसर्टेनिटी होती है, और वो समझते हैं कि डॉलर की बजाय बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू हो, तो वो सोना खरीदते हैं। नंबर 3, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन दुनिया भर में हुई, पाकिस्तान में भी हुई, तो लोग सोना खरीदते हैं अपनी जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर सेंट्रल बैंक्स ने, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा चाइना ने अपनी इंक्रीज किए गोल्ड रिजर्व, सो वो बाइंग में आए। और जब ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट दुनिया में कट हो रहे हैं, तो आप ट्रेजरीज या जो बैंकों के जो सेंट्रल बैंकों के नोट्स हैं वो नहीं होल्ड करेंगे, तो आप डॉलर होल्ड करेंगे। डोमेस्टिक में करेंसी इतनी बढ़ गई, कहाँ 150 का डॉलर था, आज 281 पे है। उस वजह से एक्सटर्नल अकाउंट का स्ट्रेस आया, और जो दुनिया में कीमत बढ़ी तो सोना जो है ये 4 लाख या जितना भी पर तोला है वहां हो गया। पाकिस्तान में 1 टके का सोना ना प्रोड्यूस होता है, ये इंटरनेशनल कीमत पे चलता है और रुपए और डॉलर की वैल्यू से डिटरमिन होता है। दैट्स हाउ इट इज।
बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत की बात हो रही है। क्या ये हदफ हकीकत पसंदाना है या सिर्फ इसे सफारती ख्वाहिश समझा जाए, क्योंकि ईरान से तिजारत में पाबंदियों और बैंकिंग चैनल्स सबसे बड़ी रुकावट है। क्या इनका कोई काबिले अमल हल नजर आता है? शजिया, एक तो बात यह है कि एस्पिरेशनल टारगेट्स देना, जैसे आप अपने भाई को या बेटे को या बेटी को कहेंगे आप ऑल ए स्टार्स ले आओ, एक अच्छी चीज है, बट उनको तब्दील करना इनटू फ्रेमवर्क्स, उनको तब्दील करना इनटू अचीवेबल स्मॉल गोल्स इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे कि वहां तक पहुंचेंगे। अब बैंकिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, सैंक्शंस हैं, सो स्कोप एकदम लिमिट हो जाता है ईरान के साथ। पर बार्टर ट्रेड, बॉर्डर ट्रेड, और मैं क्या कहूँ, लोकल करेंसी सेटलमेंट्स, दीज आर वेज यू कैन मूव अहेड। 10 अरब डॉलर तो खैर आई थिंक बहुत एस्पिरेशनल है। लार्ज स्केल एक्सपेंशन जो है इस तरह तो अनलाइकली है कि हम कर सकें, बट जितनी भी अक्रॉस द बॉर्डर करेंगे उससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ेगा और एक तिजारत से लोगों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। सो दैट्स हाउ वन शुड थिंक अबाउट इट। मैं हमेशा कहता हूं कि कई दफा इतने बड़े नंबर्स दे दिए जाते हैं कि शायद आम लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, अनरियलिस्टिक लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब इतने बड़े हो जाते हैं कि सुनने में भी वो अनरियलिस्टिक लगते हैं और वो लगता है कि इट्स नॉट इजी टू अचीव। अच्छा सर, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी हम बात करेंगे। थोड़े डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, अब उसको सिस्टम में लेकर आया जा रहा है, लीगलाइज किया जा रहा है। हाउ दिस इज गोइंग टू इफेक्ट इन द फ्यूचर? सो आई थिंक देखें, पहले तो हमने ये किया कि हमने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसे कहेंगे ना, वी क्लोज्ड आवर आइज कि ये डिजिटल एसेट्स जो हैं ये क्या चीज होते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है। और उसकी वजह से पता ये चला कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ये सारा बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे जो थे दुनिया में, उसमें पाकिस्तानी लोगों में जाके बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। अच्छा, मैं बड़े अमाउंट को भी थोड़ा सा ये तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है, ऐसे अमाउंट्स कोट हो रहे हैं जो मुझे कभी ठीक नहीं लगते। बट हैविंग सेड दैट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फास्ट और लो कॉस्ट बनाने के लिए, हेज करने के लिए, करेंसी डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन से निकलने के लिए, और एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बनाने के लिए इनका एक रोल है। इसकी एक हाई वॉलेटिलिटी है, इसकी रेगुलेटरी अनसर्टनिटी है, इसके फ्रॉड और स्कैम्स बहुत हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है जैसे बैंक्स में है। सो इस सब को आपको डिराइव करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कैसे इस चीज को लीगलाइज करके चलाया जाए, और उसको इन सब चीजों को जो मैंने आपके सामने रखी हैं, टोकनाइजेशन है एसेट्स की, ये किया जा सके। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज अ हाई रिस्क volatility driven digital asset. It's not a currency substitute yet, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एक्सप्लोर ना करें और इसमें आगे ना चलें। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करें उनमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सरकार के पैसे नहीं होने चाहिए, स्टेट के पैसे नहीं होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करके जरूर और टोकनाइजेशन करके जरूर चलें। पहले मैं बिजली की बात सुनता था, मैं तब भी कहता था कि इतनी बिजली नहीं है और उस कॉस्ट पे नहीं है कि बिटकॉइन माइनिंग पाकिस्तान में हो। अब कुछ एग्रीमेंट सुन रहे हो रहे हैं, क्योंकि वो अभी एग्रीमेंट्स पब्लिक नहीं हुए। इट्स नॉट फेयर फॉर अस टू कमेंट कि उनका क्या नतीजा होगा, वो किस हद तक है, वो कंपनी क्या करना चाह रही है। सो लेट्स कीप लुकिंग एट इट, बट रेगुलेटरी निजाम का बनाना इज अ गुड स्टेप, इज द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मुआशियात से गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।